हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि वन शॉट के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलने वाली है, तो बने रहिएगा आखिर तक। यहां पर कुछ इमेजेस मैंने डाली है, ये कुछ सेल है या फिर ये यहां पर एक वायरस की इमेज मैंने यहां पर डाली है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम सेल बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोलॉजी भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या है ना, इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स, है ना, इसके बेनिफिट्स और इसका सोर्स, यानी कि कहां से हमें स्टेम सेल मिलता है। ये सब चीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद दूसरी चीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और कहां कहां पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्टेजेस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर, यहां पर आपको कुछ चीजें रिकॉल करने के लिए बोला गया है। सबसे पहली चीज क्या रिकॉल करना है बेटा, व्हाट इज द सेल। सेल क्या होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हो सेल के बारे में, है ना। उसके बाद अलग अलग सेल्स को मिला के, सेम टाइप के सेल्स को मिला के किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। सेल यानी कि ऐसा एक ऑर्गेनल, एक ऐसा कंपार्टमेंट जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी को परफॉर्म करता है। आ गई बात समझ में। देन विच आर द फंक्शंस ऑफ टिश्यू। उसके बाद विच टेक्निक इन रिलेशन टू टिश्यूज हैव यू स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। हमने टिश्यू कल्चर के बारे में भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आपको पता है। उसके बाद विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर कौन सी अलग अलग प्रोसेसेस होती है, ये भी सवाल आपसे पूछा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा है बेटा, सबसे पहला पॉइंट साइटोलॉजी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेल बायोलॉजी। आ गई बात समझ में। उसके बाद देखो फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS पुणे, है ना। ये एक सेंटर है जो कि सेल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, सेल बायोलॉजी के रिगार्डिंग स्टडी करता है। आ गई बात समझ में। यहां पर क्या क्या होता है, स्टडीज द सेल स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन क्या है और सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, इसके बारे में यहां पर पढ़ाई की जाती है, रिसर्च की जाती है। आ गई बात समझ में। देन इन्वेस्टिगेट्स सेल कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनल। यहां पर सेल आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं, इसको भी हम यहां पर पढ़ते हैं। उसके बाद रिसर्चेस सेल बेस्ड थेरेपीज फॉर डिसीज। अब किसी भी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली कैंसर जैसे डिसीज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर सेल थेरेपी नाम की प्रोसेस का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कोलैबोरेट्स विद द अदर इंस्टीट्यूट्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। ये जो इंस्टीट्यूट है पुणे के अंदर, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके अपने रिसर्च वर्क को कैरी आउट करता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, INSTEAM, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जो बेंगलोर में है, स्टेम सेल के रिलेटेड जो स्टडी करता है, उसको एक इंस्टीट्यूट है, फोकसेस ऑन द स्टेम सेल रिसर्च। क्या करता है ये, स्टेम सेल के रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क है उसके ऊपर फोकस करता है। उसके साथ साथ स्टडीज स्टेम सेल पोटेंशियल फॉर टिश्यू जनरेशन। कोई भी टिश्यू बनाने के लिए, कोई भी नया ऑर्गन लैबोरेटरी के अंदर डेवलप करने के लिए यहां पर टिश्यू का और सेल का स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है। उसके बाद एक्सप्लोर द स्टेम सेल थेरेपीज फॉर डिसीजेस। अलग अलग डिसीज, कैंसर जैसे डिसीज या फिर कोई अदर डिसीज, इसके रिगार्डिंग भी स्टेम सेल थेरेपी के रिगार्डिंग यहाँ पर रिसर्च होता है। यहाँ पर कंसिडर इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल यूज। यहाँ पर इथिकल यूज होना जरूरी है ना, मतलब एक अच्छे काम के लिए ही उसको इस्तेमाल करना जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द ह्यूमन काइंड। आ गई बात समझ में। उसके बाद कोलैबोरेट्स विद हॉस्पिटल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज।
अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ ये क्या करता है बेटा, कोलैबोरेट करता है और अपने रिसर्च वर्क को कैरी आउट करता है। आ गई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो अब सबसे पहले यहां पर स्टेम सेल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आ गई बात समझ में। देखो यहां पर हियर इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेम सेल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा स्टेम सेल्स के बारे में, ये स्टेम सेल्स आर स्पेशल सेल्स फाउंड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनको ही हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है इसको भी आगे पॉइंट में देखेंगे। देखो दे हैव द यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी। अब स्टेम सेल के पास ये एबिलिटी है कि वो अलग अलग टाइप के मतलब हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी है, लंग के अंदर अलग है, हार्ट के अंदर अलग है, तो अलग अलग टाइप के सेल्स के अंदर वो खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो उनके पास एबिलिटी है। ऐसे सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेम सेल्स बोलते हैं। देखो स्टेम सेल्स आर क्रूशियल ड्यूरिंग वुंड हीलिंग एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। वुंड हीलिंग के दौरान भी स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ साथ नया टिश्यू या फिर कोई नया ऑर्गन अगर फॉर्म करना है लेबोरेटरी के अंदर तो उस वक्त भी स्टेम सेल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इन द ह्यूमंस स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इंसानों के अंदर स्टेम सेल्स अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो रहता है उस एम्ब्रियो के अंदर ही हमें स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। सो यहां पर स्टार्टिंग फ्रॉम द जाइगोट, यहां पर सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इंसान के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसके अंदर इनिशियली डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ सेल्स दैट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। यहां पर मास ऑफ सेल्स जो है वो लगभग आइडेंटिकल रहता है। दिस सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल्स। इन्हीं सेल को जो शुरुआत में एकदम पनपते हैं इन्हीं सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टेम सेल्स बोलते हैं। एंड दे हैव द पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स एज नीडेड फॉर द बॉडीज ग्रोथ एंड रिपेयर। देखो जो जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है बराबर, तो स्टेम सेल से ही मतलब सबसे पहले फॉर्मेशन होता है स्टेम सेल का, और स्टेम सेल से ही अलग अलग टाइप के सेल में, अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग ऑर्गन्स में वो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। आ गई बात समझ में। यानी कि किसी भी ऑर्गन का, किसी भी चीज का जो रूट है, जो मूल है, वो क्या है बेटा, स्टेम सेल्स है। क्या है, स्टेम सेल्स है। देखो यहां पर लिखा हुआ है स्टेम सेल्स और अलग अलग ऑर्गन्स यहां पर क्या हो रहे हैं बेटा, फॉर्म हो रहे हैं। ये आरबीसीज है। क्या है, आरबीसी। ठीक है, आ गई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो यहां पर देखो पॉइंट क्या लिखा है, स्टेम सेल्स हैव द यूनिक एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। स्टेम सेल के पास एक एबिलिटी है कि वो खुद को अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। आ गई बात समझ में। वेयर स्टेम सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेशलाइज्ड सेल विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आ गई बात समझ में। देन वंस टिश्यूज आर फॉर्म, द सेल्स विद इन देम टिपिकली ओनली गिव राइज टू द सेम टाइप ऑफ सेल्स। अब देखो एक बार टिश्यू फॉर्म हो गया स्टेम सेल्स की वजह से, तो उसके बाद वो टिश्यू क्या करेगा बेटा, सेम टाइप ऑफ सेल्स को ही फॉर्म करेगा, है ना। जब तक वो स्टेम सेल है तब तक उसके पास एबिलिटी है कि वो किसी भी टाइप के टिश्यू के अंदर किसी भी टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है। लेकिन एक बार अगर वो किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए टिश्यू बन गया तो वो टिश्यू फिर उसी टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, ना कि किसी अलग टाइप के सेल को वो प्रोड्यूस कर सकता है। आ गई बात समझ में। सो हाउएवर स्टेम सेल्स परसिस्ट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी for longer duration. These long-lasting stem cells provide a continuous source for replenishing and repairing tissues as needed throughout the life. हमारे बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्टोर रहते हैं, है ना। और ये अलग अलग वक्त जब रिपेयरिंग होती है, हमारे को वुंड बनती है, कोई मतलब किसी का कोई फ्रैक्चर होता है, तो उस वक्त उसको रिपेयर करने में मदद करता है ये स्टेम सेल का स्टोरेज। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो स्टेम सेल्स आर फाउंड
स्टेम सेल्स आर फाउंड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल नाल रहती है ना, जिस मतलब 9 महीने जो बच्चा पेट में रहता है, तो उसी जो ट्यूब है, वो उसी जो कॉर्ड है, उस कॉर्ड से ही उसको पूरा न्यूट्रिशन का सप्लाई होता है। आ गई बात समझ में? सो विच कनेक्ट्स द फिटस टू द मदर्स यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फेटस एंड मदर का यूटेरस दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई का काम करता है। इसी एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं बेटा? स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई फाइनेंशियली कैपेबल है तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड को वो स्टोर करके रख सकता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई बीमारी होती है, अगर कोई ऑर्गन उसका खराब हो जाता है, तो उस ऑर्गन को जनरेट करने के लिए स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? देन स्टेम सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट stage of the embryonic development, which is an early stage of the embryo formation। एम्ब्रियो फॉर्मेशन का जो एक स्टेज रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं, एकदम अर्ली स्टेज है, उसके अंदर भी हमें स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। आ गई बात समझ में? yes or no? Moving to the next slide. In adults, stem cells are found in the red bone marrow and adipose fat tissue। हमें एडल्ट्स के अंदर जो स्टेम सेल्स है वो रेड बोन मैरो के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसका स्टोरेज मैंने आपको बताया था। सो दिस स्टेम सेल्स हैव द रिमार्केबल एबिलिटी। इन स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है बेटा? टू डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये खुद को अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज के अंदर डेवलप कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम सेल्स इट्स नाउ पॉसिबल टू रीजनरेट वेरियस टिश्यूज एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी। स्टेम सेल्स की मदद से आजकल के जमाने में जिनके भी स्टेम सेल्स स्टोर करके रखे गए हैं, ये पॉसिबल हो पाया है कि अलग अलग ऑर्गन बना सकते हैं हम, या फिर कोई अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी भी वहां पर जनरेट किया जा सकता है। सपोज किसी का लीवर खराब हो चुका है, तो स्टेम सेल्स की मदद से वो लीवर को फिर से जनरेट करना पॉसिबल है। किसी की किडनीज खराब हो चुकी है, तो स्टेम सेल की मदद से फिर से उस किडनीज को बना के उसी पर्सन के अंदर फिट करना पॉसिबल है। आ गई बात समझ में? सो क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेम सेल से बहुत सारी चीजें, मेडिकल एडवांसमेंट हुई है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है स्टेम सेल्स की मदद से, लेकिन इसको प्रिजर्व करना भी तो इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाता है बेटा? देखो, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेस लाइक कॉर्ड ब्लड, है ना। कहां से कलेक्ट किया जाता है बेटा? ये कहां से कलेक्ट करते हैं बेटा? इसको कॉर्ड ब्लड से कलेक्ट करते हैं, है ना। कॉर्ड ब्लड, है ना। उसके बाद क्या है बेटा? रेड बोन मैरो से मिलता है हमें, रेड बोन मैरो, यस और नो। उसके बाद हमें एम्ब्रियो से भी, जिसको हम अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। अब कहां पे रखा जाता है इसको? केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स। कहां पे रखा जाता है? केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स, है ना। अब इसको रखना थोड़ा सा कॉस्टली है। दोज वायल्स आर केप्ट इन अ लिक्विड नाइट्रोजन। लगभग these vials are kept in liquid। कहां पर रखा जाता है बेटा इसको? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना रहता है बेटा? -1350 डिग्री सेल्सियस से लेके -1900 डिग्री सेल्सियस। आ गई बात समझ में? इतना कम टेम्परेचर, और इस तरीके से उसको प्रिजर्व किया जाता है, तब जाके आगे चल के फ्यूचर में उस किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट के ऊपर वो काम आ सकता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, यहां पर स्टेम सेल रिसर्च है। क्या है बेटा? स्टेम सेल रिसर्च। सबसे पहले, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के हमारे पास कितने? 2 टाइप है बेटा। सबसे पहला कौन सा है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जो कि एम्ब्रियो से मिलता है ऑब्वियसली। और दूसरा टाइप कौन सा है?
सेल्स। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के कुछ पॉइंट्स हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं, वहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं। उसके बाद द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड इट्स सेल्स अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स। और ये सेल्स जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन बिगिंस। क्या होता है बेटा? फिर सेल डिफरेंशिएशन शुरू होता है। आफ्टर दैट द 14th डे आफ्टर कंसेप्शन, यानी कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मीट हुआ है, उसके 14 दिन के बाद 14वें दिन पे यहां पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सेल टाइप्स लाइक बोन सेल्स, लीवर सेल्स एंड न्यूरॉन्स। अब इस डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है बेटा? अलग अलग सेल टाइप का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहां पर ब्लड बोन सेल्स, उसके बाद में लीवर सेल्स, उसके बाद में न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन के अंदर रहते हैं। सो ऐसे अलग अलग चीजों का यहां पर फॉर्मेशन होना शुरू होता है डिफरेंशिएशन प्रोसेस के बाद। आ गई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, है ना। देखो यहां पर देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में और कुछ पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, एम्ब्रियोनिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बिफोर दिस प्रोसेस स्टार्ट्स, है ना। डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं। सॉरी, these stem cells have the ability to develop into 220 different types of cells in the human body. अब एम्ब्रियोनिक सेल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो लगभग 220, कितने बेटा? 220 डिफरेंट टाइप के सेल्स में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आ गई क्या बात समझ में? काफी अमेजिंग चीज है, काफी मैजिकल चीज है ना। लगभग 220 अलग अलग टाइप के सेल्स इंसानों के बॉडी के अंदर हैं, और ये स्टेम सेल्स जो है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये खुद को उस 220 अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? सो स्टेम सेल्स आर प्राइमरी सेल्स विद द सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी नोन एज प्लूरोपोटेंसी, है ना। स्टेम सेल्स के पास एक एबिलिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? प्लूरियोपोटेंसी, है ना। एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, प्लूरोपोटेंसी। ठीक है, आ गई बात समझ में? सो इफ कलेक्टेड अराउंड द 5th to 7th डे ऑफ डेवलपमेंट एंड कल्चर विद द स्पेसिफिक बायोकेमिकल सिग्नल्स इन द लैबोरेटरी, embryonic stem cells can transform into desired cell types, tissues and even organs. देखो, अगर यहां पर 5th या फिर 7th डे ऑफ द डेवलपमेंट पे अगर उसको प्रॉपरली एज पर द प्रोसेस उस स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाए, तो यहां पर वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की मदद से हम स्पेसिफिक टाइप के सेल्स को ग्रो कर सकते हैं, या फिर टिश्यूज को ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो वहां पर ऑर्गन को भी ग्रो करना पॉसिबल हो पाता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर किसी पर्सन के अंदर कैंसर की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के सेल्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस टाइप के सेल को ग्रो करवाने के लिए हम स्टेम सेल्स को काम में ले सकते हैं। यस और नो? किसी को बहुत बड़ा डैमेज, टिश्यू डैमेज हुआ, तो उस पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू को ग्रो करने में हम स्टेम सेल्स को काम में ले सकते हैं। या फिर किसी का ऑर्गन फेलियर हुआ है, किसी की किडनी फेलियर हुई है, लीवर फेलियर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी उस ऑर्गन को फिर से ग्रो करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए हम स्टेम सेल्स को काम में ले सकते हैं। इसलिए ये लाइफ सेविंग थिंग है स्टेम सेल्स, इसलिए इसके बारे में इतने 4-5 स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? उसके बाद देखो यहां पर सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे, कौन सा है बेटा? एडल्ट स्टेम सेल्स। कौन सा है? एडल्ट स्टेम सेल्स। देखो एडल्ट स्टेम सेल्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एडल्ट्स फ्रॉम 3 मेन सोर्सेस। एडल्ट में से स्टेम सेल्स को 3 मेन सोर्सेस में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स कौन सा है बेटा? रेड बोन मैरो। दूसरा सोर्स कौन सा है बेटा? एडिपोज फैट कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा सोर्स कौन सा है बेटा? ब्लड। आ गई बात समझ में? 3 है, बोन मैरो, एडिपोज एंड ब्लड।
हमने बहुत बार ऐसा सुना है ना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की वजह से उस पर्सन की जान बचाना पॉसिबल हो पाया है ना। तो ये बोन मैरो के अंदर से ही स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे फिर पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर पर्टिकुलर जगह पे ट्रीटमेंट उस पेशेंट को की जाती है ना। एडिशनली स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। देखो यहां पर बर्थ के मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो इमीडिएटली उसके कॉर्ड में से जो ब्लड निकलता है ना, कॉर्ड ब्लड, इसलिए उस कॉर्ड को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉर्ड में से जो ब्लड निकलता है उस ब्लड के अंदर भी काफी रिच कंटेंट ऑफ स्टेम सेल्स रहता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद these adult stem cells can be harvested without harming the individual। अब वो बच्चा जो पैदा हुआ है उसको हार्म पहुंचाए बगैर हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं एक पैक कंटेनर में और उसको प्रॉपर कंडीशनिंग के साथ उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। सो दे प्रोवाइड अ पोटेंशियल सोर्स फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन एंड थेरेपी। एक पोटेंशियल सोर्स हमारे पास आ जाता है किसी भी तरीके की मेडिसिन रीजनरेटिव ऑर्गन सेल को डेवलप करने के लिए। सो स्टेम सेल्स फ्रॉम दिस सोर्सेस हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स एंड कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस। ये जो स्टेम सेल्स है इनके पास भी एबिलिटी है कि ये अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स के अंदर खुद को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर, थेरेपीज के अंदर हम इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखो अब कौन से थेरेपी है बेटा, देखो यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहली थेरेपी है अपने पास, कौन सी है? रीजनरेटिव थेरेपी। कौन सी थेरेपी बेटा? रीजनरेटिव थेरेपी। आ गई बात समझ में? ओके, सो यहां पर सबसे पहली बात, रीजनरेटिव थेरेपी के अंदर हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? सेल थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल थेरेपी। सेल थेरेपी के अंदर स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस अ डेड सेल्स इन द कंडीशन लाइक द डायबिटीज, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस एक्सेट्रा। पार्किंसन यानी कि हाथ पैर जो कांपने लगता है किसी पर्सन के, उसके बाद में हार्ट अटैक की वजह से जो हार्ट को डैमेज होता है, डायबिटीज कंडीशन को जो इंसुलिन प्रोड्यूस करना हमारा बॉडी स्टॉप कर देता है, वैसे कंडीशन, अल्जाइमर जैसे डिसीज, वैसे कंडीशन को जो डैमेज टिश्यू है उसको रिप्लेस किया जाता है स्टेम सेल से और स्टेम सेल फिर उस टाइप के टिश्यूज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद they can also produce blood cells needed for the conditions like the anemia, thalassemia, leukemia etc। अब एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लड जो है, ब्लड का सप्लाई जो है ना, ब्लड सप्लाई और कंटेंट ऑफ ब्लड ये क्या हो जाता है? लो हो जाता है। सो ऐसी कंडीशन में फिर ये क्या करते हैं? ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्या है बेटा? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले स्टेम सेल्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ऑर्गन्स लाइक द किडनीज एंड लीवर्स। ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। स्टेम सेल्स को हम यूज कर सकते हैं, किस लिए यूज कर सकते हैं बेटा? किडनीज, है ना, किडनीज एंड लीवर्स जैसे ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? These organs can be transplanted into individuals with organ failure। अब ये ऑर्गन बना के ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जिनके पास ऑर्गन फेलियर हुआ है, offering a potential solution to organ shortages and the need for transplantation। यहां पर ऑर्गन शॉर्टेजेस के लिए एक पोटेंशियल सॉल्यूशन हमें मिलता है, क्योंकि किसी को भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना हो तो डोनर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है ना। डोनर मिला भी तो उस पर्टिकुलर जगह से उस ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करना उस पर्टिकुलर पेशेंट जहां पर है वहां तक, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है और जितना टाइम कंज्यूम होता है उतनी उस सर्जरी की सक्सेस होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? सो इसलिए
यहां पर स्टेम सेल्स एक पोटेंशियल सोर्स बनकर उभरता है किसी भी ऑर्गन को लैबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली बनाने के लिए। हालांकि वो आर्टिफिशियली नहीं है, स्टेम सेल्स तो नेचुरल है, लेकिन फिर भी अब पर्टिकुलर कंडीशन देकर उन ऑर्गन को डेवलप करना पॉसिबल है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या क्या होता है देखिए बेटा। यहां पर सबसे पहले इधर क्या है, स्टेम सेल्स है, ठीक है, क्या है बेटा, स्टेम सेल्स। देखो जस्ट सेकेंड, क्या है बेटा, स्टेम सेल्स है, ठीक है। उसके बाद जस्ट सेकेंड, हाँ देखो स्टेम सेल्स क्या क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर बोन के जो सेल्स है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, बोन भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर स्टेम सेल्स की वजह से न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर ब्रेन को बेनिफिट हो रहा है, यस और नो। उसके बाद यहाँ पर स्टेम सेल्स की वजह से हमारे आते जो है इंटेस्टाइन जो है ना, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। स्टेम सेल की वजह से लीवर के टाइप के जो स्पेसिफिक सेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और उस वजह से लीवर बन सकता है ना, या फिर लीवर का कोई डैमेज पार्ट रिप्लेस किया जा सकता है। स्टेम सेल्स के हार्ट के जो आर्टरीज है वो फॉर्म हो पा रहे हैं, हार्ट बन सकता है नया, या फिर हार्ट का कोई डैमेज पार्ट है, ब्लॉक पार्ट है, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। आ गई बात समझ में। सो ऐसे अलग अलग जगह पे स्टेम सेल्स की मदद से हम ऑर्गन्स को बनाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में टिश्यू को बनाते हैं, या फिर उस टाइप के सेल को बनाकर उसको रिप्लेस किया जाता है, डैमेज पार्ट को। आ गई बात समझ में, यस और नो, क्लियर है, हाँ या ना। देन देखो यहां पर सबसे पहला, ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी कैन बिकम लेस इफिशिएंट और non-functional due to aging, accidents, infections और disorders। देखो अलग अलग डिसऑर्डर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं, और ऐसी कंडीशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन सेव लिव्स इन सच अ सिचुएशन, बट अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर्स इज क्रूशियल। अब ऐसे सिचुएशन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना एकमात्र ऑप्शन बचता है, और यहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन डोनर ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। सो ईच पर्सन हैज अ पेयर ऑफ किडनीज एंड एज एक्सक्रीशन कैन ऑकर विथ वन किडनी अ पर्सन कैन डोनेट द अदर। देखो हमारा एक्सक्रीशन जो हेल्दी पर्सन है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किडनीज की वगैरह, तो उसका एक्सक्रीशन एक किडनी के बेसिस पे भी हो सकता है, वो लगभग 20-25 साल तक जिंदा रह सकता है उस किडनी के बेसिस पे। कुछ लोग 70, 80, 90, 100 साल तक भी रहते हैं सिर्फ एक किडनी पे। तो वो दूसरी जो किडनी है वो पर्सन, हेल्दी पर्सन डोनेट कर सकता है, और किसी दूसरे पर्सन की जान वहां पर बचाई जा सकती है। लेकिन वहां पर भी बहुत 3D मैपिंग वगैरह करके किडनी मैच हो रही है नहीं हो रही इसको देखा जाता है, अदरवाइज द सर्जरी विल नॉट बी सक्सेसफुल। सो स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड। किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी से हम स्किन को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी की स्किन जल जाती है बर्निंग की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी जख्म होने की वजह से भी स्किन जो है वो खराब होती है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस वुंड को हील करवाने के लिए हम स्किन को भी डोनेट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो क्या लिखा है बेटा, फैक्टर्स लाइक द ब्लड ग्रुप, diseases, disorders and age of the both donor and recipient are important consideration during the transplantation। किसी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन जब करना है तो यहाँ पर ब्लड डोनर ऑर्गन डोनर कोई फैक्टर्स, यानी कि उसकी एज, उसके जो डिसऑर्डर्स है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर करना ज़रूरी बन जाता है। आ गई बात समझ में। हाउएवर सम ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, है ना। देखो कुछ ऑर्गन जो है वो जिंदगी में कोई भी डोनेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हार्ट जो है ना, अगर किसी का ब्रेन हेमरेज हो चुका है, उसका हार्ट सही से चल रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में फैमिली जो है वो डिसीजन लेती है और हार्ट को डोनेट करने का, हार्ट, लीवर, किडनीज को डोनेट करने का वहां पर डिसीजन लेती है। आ गई बात समझ में, क्योंकि एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया तो फिर से उस पेशेंट को रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस हैज लेड टू द कंसेप्ट ऑफ द पोस्टोमेनस। एक पॉइंट रह गया, ऑर्गन्स लाइक द लीवर, हार्ट एंड आईज कैन ओनली बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, है ना। डेथ के बाद ही हार्ट, लीवर, उसके साथ साथ आईज जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो रही है लोगों की, और जिनकी ब्रेन हेमरेज या फिर कोई एक्सीडेंट, बहुत फैटल एक्सीडेंट हुआ है लेकिन हार्ट उनका फंक्शनिंग है, तो उस कंडीशन में भी हार्ट को डोनेट किया जा सकता है। So this has led to the concept of the posthumous after death.
डोनेशन ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। यहाँ पर इसलिए ऐसे कंडीशन में बॉडी एंड ऑर्गन का डोनेशन, जैसे कि आंखें है, आईज जो है, वो मरने के बाद ही कोई पर्सन जो है वो डोनेट कर सकता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के बारे में और भी कुछ चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल कस्टम्स डिक्टेट द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडीज आफ्टर डेथ, है ना। जैसे कि हर परंपरा में, हर संस्कृति में एक रीति रिवाज है, तो उस ह्यूमन बॉडी को फिर प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। सो उस कंडीशन में हाउएवर साइंटिफिक प्रोग्रेस हैज रिवील्ड दैट मेनी ऑर्गन्स कैन रिमेन फंक्शनल फॉर अ पीरियड आफ्टर डेथ अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। देखो, लेकिन डेथ के बाद भी बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनिंग रहते हैं। लगभग आंखें जो है पेशेंट मरने के बाद भी लगभग 15 से 20 मिनट तक आंखें जो है वो उनको निकाल कर प्रिजर्व करके किसी दूसरों को डोनेट किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई concept like the organ donation and body donation have emerged to utilize these organ to save the lives of others। कितना अच्छा होगा कि बॉडी को डिस्पोज करने से अच्छा है कि आपके ऑर्गन को डोनेट करके किसी की जान बचाई जा सकती है। आ गई बात समझ में। सो a liberal view suggests that after death our body can be useful to improve the lives of those in need। अब एक मानवता ये कहती है कि अगर हम बॉडी को पारंपरिक रिवाज की तरह डिस्पोज ना करके किसी को डोनेट करते हैं, है ना, और डोनेट करने की वजह से बहुत सारे लोगों की, जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, तो उस कंडीशन में भी ये काफी अच्छा डिसीजन माना जा सकता है। ऑल्दो लेकिन वहां पर संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को भी सम्मान देना उतना ही जरूरी बन जाता है हमारे कल्चर के अंदर। आ गई बात समझ में। उसके बाद देखो, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज इंक्रीजिंग एंड पीपल आर वॉलंटरीली डोनेटिंग देयर बॉडीज। अब आजकल के ज़माने में क्या हो गया है बेटा, ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लोग जो है वॉलंटरीली उनके ऑर्गन्स को डोनेट कर रहे है। उसके बाद ऑर्गन डोनेशन कैन सेव लिव्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर मेनी, सच एज रिस्टोरिंग विजन टू द ब्लाइंड और प्रोवाइडिंग ऑर्गन्स लाइक द लीवर, किडनीज, हार्ट वॉल्व्स एंड स्किन। देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको जरूरत है आंखों की, तो उनको आंखें लगाकर फिर से रोशनी लाई जा सकती है। उसके साथ साथ बहुत सारे हार्ट वॉल्व्स जो है वो भी डोनेट किए जा सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा हार्ट ही अगर फंक्शनिंग है तो डोनेट किया जा सकता है। उसके साथ साथ स्किन डोनेट की जा सकती है। किडनीज को डोनेट करने के लिए पर्सन को किडनीज को डोनेट करने के लिए पर्सन को डेथ होना जरूरी नहीं है, वो जिंदा रहते भी हेल्दी कंडीशंस के अंदर अपने एक किडनी को डोनेट करके बचाया जा सकता है सामने वाले पर्सन को। सो बॉडीज कैन ऑल्सो बी डोनेटेड फॉर मेडिकल रिसर्च पर्पजेस। अब बॉडी मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है ना, ऑर्गन डोनेट करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी बॉडी जो है वो मेडिकल रिसर्च पर्पस के लिए डोनेट की जा सकती है और उसके ऊपर डॉक्टर्स स्टडी करके हमारे लाइफ को और भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट बॉडी डोनेशन एंड इट्स बेनिफिट। अब देखो, गवर्नमेंट यहाँ पर बॉडी डोनेशन, उसके बाद ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन्स लाती रहती है और लोगों को अवेयर करती रहती है कि बॉडी या फिर ऑर्गन को डोनेट करना हमारे इंसानों के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी आती है, जैसे कि कोविड-19 का दौर था, तो उस वक्त बॉडी को टच करना भी अलाउड नहीं था, क्योंकि बॉडी को टच करने से फिर वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है उस पर्सन को। सो फॉर दैट पर्पज वहां पर बॉडी को डिस्पोज करना ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है ना। उस केस में बॉडी को डोनेट नहीं किया जा सकता था। आ गई बात समझ में। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको क्या याद रखना है बेटा, ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। क्या है बेटा, ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। कब का एक्ट है बेटा ये? 1994 का एक्ट है, ठीक है। सो एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, इसको अमेंड भी किया गया है ना, इसके अंदर इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट भी किया गया है ना। अमेंडमेंट कब किया गया बेटा?
इन द ईयर 2009 एंड 2011 के 2014 के अंदर, है ना, आ गई बात समझ में। उसके बाद इन द ईयर 2014, ठीक है, क्लियर है। सो द ओवरऑल प्रोसेस वुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एनी पर्सन वुड नॉट बी चीटेड। अब यहां पर ओवरऑल प्रोसेस जो है उसको पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, गवर्नमेंट की परमिशन यहां पर लेनी पड़ती है और किसी भी पर्सन को चीट करना यहां पर अलाउड नहीं है ना। और हालांकि वो पर्सन की इच्छा अनुसार, फैमिली के इच्छा अनुसार अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज उनके ऊपर कोई भी फोर्सफुली उनको मजबूर नहीं कर सकता कि उस पर्सन के ऑर्गन को वो डोनेट करे। आ गई बात समझ में। यहां पर एक और चीज है कि यहां पर आइडेंटिटी हाइड होती है। क्या होती है बेटा? आइडेंटिटी हाइड होती है। अब यहां पर कुछ सिक्योरिटी रीजंस है ना। अब किसकी आइडेंटिटी हाइड होती है बेटा? सबसे पहले डोनर की और दूसरा रिसीवर की, है ना। अब डोनर और रिसीवर की आइडेंटिटी को क्यों हाइड किया जा सकता है? बिकॉज यहां पर बाद में कई 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वो उससे मिलकर कुछ पैसे ना मांग ले, उससे मिलकर कुछ मतलब अपना रिश्ता ना बनाए। सो ये सभी चीजें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा क्या करता है, गवर्नमेंट, डॉक्टर, हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, यहां पर डोनर की आइडेंटिटी हालांकि रिवील होती है, यानी कि मतलब इसने ऑर्गन को डोनेट किया है ये तो हमें पता चलता है, लेकिन किसने उसको रिसीव करके अपनी जान को सेव किया है ये आइडेंटिटी कभी भी किसी को नहीं बताई जाती है। अगर बताई गई तो वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं बेटा। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन्स दैट कैन बी डोनेटेड। कौन से ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं? बहुत कॉमन है आईज, उसके बाद में लंग्स को भी डोनेट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में हार्ट, ये पैनक्रियाज डाइजेशन में जो मदद करता है, ये भी किसी का खराब हो जाता है। उसके बाद किडनी डोनेट की जा सकती है, स्किन डोनेट हो सकती है, बोन्स भी डोनेट हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, है ना, क्योंकि कोई पर्सन अगर मर चुका है तो उसके बोन्स का इस्तेमाल, अगर वो हेल्दी बोन वाला इंसान है तो उसके बोन का इस्तेमाल किसी दूसरे का, जिसका एम्पुटेशन हुआ है, जिसका पैर काटना पड़ा है, उसको फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो उसके बाद में लीवर भी यहां पर डोनेट करना पॉसिबल है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्या देखेंगे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे। किसको देखेंगे? बायोटेक्नोलॉजी हमें क्या कहती है? देखो भला, बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या रहता है बेटा? आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? इंसानों के तरक्की के लिए किए जाते हैं। आ गई बात समझ में। सो दैट्स व्हाई incorporates various branches of science such as cytology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering, इसको भी यहां पर कैरी आउट किया जाता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद significant progress has been made in agriculture and pharmacy through the biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मेसी के अंदर यहां पर सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो लाया जा सकता है, इंप्रूवमेंट की जा सकती है। उसके बाद इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स एम टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड यूजिंग टेक्निक्स लाइक द टिश्यू कल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप यील्ड को, मतलब क्रॉप के कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है बाय यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड। वो भी क्या होती है आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। सो इन द फार्मेसी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फार्मेसीज के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, उसके बाद में विटामिन्स का प्रोडक्शन, उसके बाद में हार्मोन्स का प्रोडक्शन जैसे कि इंसुलिन, ये किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की मदद से। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी क्रॉप वैरायटीज थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। यहाँ पर हाई क्वालिटी क्रॉप को डेवलप किया जाता है और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स जो है वो होता है एंड एग्रीकल्चर में फार्मर्स को बेनिफिट होता है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन एरियाज। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कुछ मेन एरियाज है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको भी पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम द मोलासिस। सो
यहाँ पर माइक्रोब्स की मदद से ही, लैक्टोबैसिली जो माइक्रोब है जिसका हमने लास्ट चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, उनकी मदद से मिल्क प्रोडक्शन होता है। मोलासिस को फर्मेंटेट करके अल्कोहल का प्रोडक्शन वहां पर होता है ना। यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्स, एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। अलग अलग सेल्स के मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं विद हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक सेल। यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, लाइक बायोमोलिक्यूल्स कौन से, डीएनए एंड प्रोटीन्स इन ह्यूमन वेलफेयर। डीएनए एंड प्रोटीन्स को इंसानों की तरक्की के लिए, इंसानों के बेनिफिट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। यहाँ पर इंसानों के ग्रोथ के लिए जेनेटिकल मॉडिफाइड बैक्टीरिया की मदद से हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी काम करती है। यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक, यहाँ पर नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स, नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या रहता है बेटा, यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू। यहाँ पर सेल और टिश्यू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि टिश्यू कल्चर की प्रोसेस है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स की प्रोसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? हाँ या ना? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत के अंदर बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है, इसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले, द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1982। 1982 में, है ना, यहाँ पर एक बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। 1986 के अंदर इट इवॉल्व इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर इसको इवॉल्व करके इसका नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आ गई बात समझ में? यस और नो? उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो, वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग, भारत के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस डिपार्टमेंट के कंट्रोल के अंडर ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। आ गई बात समझ में? क्लियर है? Yes or no? These institute offer opportunities for higher education and research in the biotechnology. Higher education के regarding opportunities, biotechnology की field में research, ये institutions हमें offer करते हैं। So thousands of students have pursued PhD. हजारों students ने यहाँ पर PhD ली है, degrees from these institutions, contributing to the progress of the country in the biotechnology. अब यहाँ पर रिसर्च करके, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ के, पीएचडी करके बहुत हजारों स्टूडेंट्स ने बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियली बायोटेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, है ना? सो देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या है बेटा? क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। इन पॉइंट्स को आप एक बार रीड करो, है ना? जस्ट सेकेंड। देखो, यहां पर क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हाइब्रिड सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, तीन चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के अंदर भी हमें यहाँ पर 5 चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, इंटरफेरन, जेन थेरेपी एंड क्लूनिंग। आ गई बात समझ में? उसके बाद 4th नंबर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में इन्वायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में फूड बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आ गई बात समझ में? क्लियर है? मूविंग टू द वन बाय वन, हम हर एक चीज को अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले पॉइंट क्या है? क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड टू इंप्रूव यील्ड एंड वैरायटी। देखो, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यील्ड को, यानी कि क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, और उसके साथ साथ एंटी डिसीजेस प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए। सो यहां पर सबसे पहला हम काम में लेते हैं हाइब्रिड सीड्स को। देखो, जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइन,
है ना। अलग अलग दो तरीके के जो क्रॉप्स है जिनके पास एक एक स्पेशल प्रॉपर्टी है उनको रिकम्बाइन किया जाता है और उस वजह से फिर हाइब्रिड वेरिएशंस का हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स का फॉर्मेशन होता है। दिस स्पेशली यूजफुल फॉर द फ्रूट्स, ज्यादातर फलों के लिए, फलों की मिठास बढ़ाने के लिए, फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर डेवलप्ड बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन्स इनटू देयर जीनोम। यहाँ पर फॉरेन जीन्स उनके जीनोम के अंदर इंटीग्रेट किए जाते हैं और यहाँ पर क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। सो दिस क्रॉप्स आर इंजीनियर्ड टू हैव अ डिजायर्ड ट्रेट्स सच एज, इनको इंजीनियर किया जाता है जैसे कि हाई यील्ड्स देने के लिए, ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होने के लिए, उसके बाद में रेजिस्टेंस टू द डिसीजेस के लिए, उसके बाद में रेजिस्टेंस टू अल्कैलिनिटी के लिए, उसके बाद में रेजिस्टेंस टू वीड्स के लिए, उसके बाद रेजिस्टेंस टू अदर स्ट्रेसेस लाइक अ कोल्ड एंड ड्राफ्ट, है ना। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो वैसे सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए इन क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंजीनियर्ड किया जाता है और इन सारे पहलू को हासिल करने में साइंटिस्ट की कोशिश रहती है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो यहाँ पर कुछ वैरायटीज को हम डिस्कस करेंगे जैसे कि बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अंदर जीन फ्रॉम बैसिलस थेरिंगेसिस इज इंटीग्रेटेड इनटू कॉटन जीन्स। बैसिलस थेरिंगेसिस का जीन कॉटन जीन के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। प्रोड्यूसेस टॉक्सिन फैटल फॉर बॉलवर्म्स इन द लीव्स एंड बॉल्स। यहाँ पर एक टॉक्सिक एलिमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जो कि उस क्रॉप को तो हम नहीं पहुंचाता लेकिन उसके ऊपर रहने वाले जो इंसेक्ट्स है, वर्म्स है, उनको मारता है ना। सो बॉलोवर्स डाई व्हेन दे फीड ऑन द लीव्स ड्यू टू द टॉक्सिन। बॉलोवर्स जो है, इंसेक्ट जो है वो मर जाते हैं जब वो लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। सो यहाँ पर बीटी ब्रिंजल की भी एक वैरायटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। डेवलप सिमिलरली टू बीटी कॉटन यूजिंग द जीन फ्रॉम बैसिलस थेरिंगेसिस। बीटी कॉटन जैसे ही है, यहाँ पर क्या होता है, पेस्ट इन द ब्रिंजल द सेम वेज एज द बीटी कॉटन किल्स द बॉलवर्म्स। जैसे बीटी कॉटन जैसा है वैसे ही बीटी ब्रिंजल है जिसके अंदर भी बॉलवर्म्स को मारने के लिए यहाँ पर ये चीजों को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, अपने पास गोल्डन राइस है। क्या है, गोल्डन राइस। सोने का राइस है क्या बेटा, नहीं है, गोल्डन राइस है। देखो क्या है, कंटेन्स जीन फॉर सिंथेसाइजिंग विटामिन ए बीटा कैरोटीन। इसके अंदर एक जीन रहता है जो कि विटामिन ए को सिंथेसाइज करता है जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन बोलते हैं, ठीक है। सो डेवलप्ड इन द 2005। कब डेवलप किया गया था बेटा, 2005 में। एंड इसके अंदर लगभग 23 टाइम्स मोर बीटा कैरोटीन देन द नॉर्मल राइस। इस राइस के अंदर लगभग 23 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए हमें देखने को मिलता है ऑर्डिनरी वैरायटी ऑफ राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। सो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, यहाँ पर कौन से प्लांट है बेटा, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट है। देखो इसका क्या रोल है, डेवलप टू टॉलरेट हर्बिसाइड्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स। यहाँ पर हर्बिसाइड्स को टॉलरेट करने के लिए, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर इनको डेवलप किया जाता है। अलाउज सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स विदाउट अफेक्टिंग द मेन क्रॉप। यहाँ पर सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन होता है किसका बेटा, वीड्स का, जो कि मेन क्रॉप को अफेक्ट किए बगैर काम करता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स, क्या है बेटा, बायो फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं, देखो इंप्रूव नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन इंप्रूव होता है यानी कि प्लांट को नाइट्रोजन अच्छी क्वांटिटी में प्रोवाइड होता है। एंड फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ प्लांट्स। बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, उसके बाद में नॉस्टैक, एनाबेया एंड प्लांट लाइक एजोला आर यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर। ऐसे अलग अलग बैक्टीरियाज को हम एज अ बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ में। टिश्यू कल्चर अलाउज जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ प्लांट्स। टिश्यू कल्चर की वजह से प्लांट्स की जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो है वो होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स, है ना। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी इनहेरिट करना पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद देखो एनिमल हस्बेंड्री, है ना, इसको हम मराठी में क्या बोलते हैं, गोठा म्हणतो आपण, है ना, गाईचा, है ना। आ गई क्या बात समझ में, है ना। सो देखो यहाँ पर ये समझने के लिए मैंने लिखा था, एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है बताता हूं। इंप्रूव्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट
वूल एक्सेट्रा। देखो यहाँ पर एनिमल प्रोडक्ट जो है हमारे पास, जैसे कि मिल्क है, दूध की क्वालिटी बढ़ाना, मीट प्रोडक्शन बढ़ाना, और वूल जो है ना, शिप्स जो हमें वूल देती है, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर इनहांसेस बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं बेटा, क्वांटिटी को और क्वालिटी को, कौन से, एनिमल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को इनहांस करते हैं। रिजल्ट क्या होता है इसका, एनिमल विथ ग्रेटर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप फॉर हार्ड वर्क, है ना, ज्यादा ताकत वाले, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले एनिमल्स हार्ड वर्क करने के लिए यहाँ पर डेवलप होते हैं। आ गई बात समझ में, यस और नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ह्यूमन हेल्थ के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर 5 चीजें हैं, वैक्सीन, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, इंटरफेरेंट, जीन थेरेपी एंड क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग के अंदर भी 2 पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है और दूसरा थेरापेटिक क्लोनिंग है। आ गई बात समझ में। सो यहाँ पर देखो ह्यूमन हेल्थ के अंदर सबसे पहले डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। बायोटेक्नोलॉजी आइडेंटिफाइज जीन रोल्स इन द डिसीज, है ना, जीन का रोल आइडेंटिफाई करती है। डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस कैन डायग्नोस बिफोर सिम्टम्स, सिम्टम्स आने से पहले ही हम ऐसे हार्ट डिसीज को, डायबिटीज को, प्री डायबिटिक कंडीशन को, है ना, हार्ट अटैक आने से पहले की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो रैपिड डायग्नोसिस ऑफ द डिसीजेस लाइक द एड्स एंड डेंगू इनेबल्स अर्ली ट्रीटमेंट। यहाँ पर एड्स एंड डेंगू जैसे डिसीजेस का रैपिड डायग्नोसिस अगर हो रहा है तो उस वक्त अर्जेंटली उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पॉसिबल हो सकता है। सो उसकी जान बच सकती है। अब ट्रीटमेंट मेथड के अंदर क्या क्या है बेटा, सबसे पहले है मेडिसिन, जैसे कि इंसुलिन फॉर डायबिटीज आर क्रूशियल। ठीक है, इंसुलिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन वंस कलेक्टेड फ्रॉम हॉर्सेस, हॉर्सेस में से इंसुलिन को कलेक्ट किया जाता था। अब उसको इज नाउ प्रोड्यूस यूजिंग बैक्टीरिया बाय इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन्स। अब एक बैक्टीरिया की मदद से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जिस बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन जीन्स को हम इंसर्ट करते हैं और इंसुलिन प्रोड्यूस होकर हमें लैबोरेटरी के अंदर मिलता है। आ गई बात समझ में। सो बायोटेक्नोलॉजी आल्सो एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक यूजिंग सिमिलर मेथड्स। ऐसे ही मेथड से, सिमिलर मेथड से हम एंटीबायोटिक्स का, वैक्सीन्स का प्रोडक्शन वहां पर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहाँ पर वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन के अंदर भी कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ट्रेडिशनल वैक्सीन्स। क्या है बेटा, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स। देखो मेड फ्रॉम किल्ड और पार्शियली किल्ड पैथोजेंस। ये किससे बने हैं, मरे हुए या फिर आधे मरे हुए पैथोजेंस से यहाँ पर वैक्सीन को बनाया जाता है। ठीक है, सो सम इंडिविजुअल्स माइट कॉन्ट्रैक्ट द डिसीज, कुछ इंडिविजुअल्स को डिसीज को भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। सो बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन्स, एंटीजेंस प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन लैब्स यूजिंग जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजेंस। देखो यहाँ पर एंटीजन को प्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली लैब के अंदर, है ना। उसके बाद सैफर वैक्सीन्स विथ नो रिस्क ऑफ डिसीज कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर वैक्सीन ऐसी बनाई जाती है कि डिसीज कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी रिस्क वहां पर नहीं रहता है। ठीक है, सो इंजेक्शन ऑफ एंटीजन्स, एंटीजन को हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सो प्रोटीन्स एक्टिंग एज एंटीजन्स इंजेक्टेड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ पैथोजेंस। देखो कुछ टाइप के प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर छोड़े जाते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को लगता है कि वो पैथोजन है और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को बनाना शुरू करती है। और अब जब एक्चुअल में पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारे पास ऑलरेडी वो टी सेल्स का मौजूद होना, ऑलरेडी हमारे पास टी सेल्स जो है वो मौजूद रहती है। सो कीप्स इम्यून सिस्टम्स एक्टिव एंड प्रिवेंट्स डिसीजेस। ये क्या करता है बेटा, इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है और डिसीजेस को प्रिवेंट करता है। आ गई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहाँ पर एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन्स क्या है बेटा, मोर स्टेबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पर वैक्सीन्स ज्यादा स्टेबल रहती है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उस पर्सन के ऊपर काम करती है। यूज फॉर डिसीजेस लाइक पोलियो एंड हेपेटाइटिस, पोलियो एंड हेपेटाइटिस जैसे डिसीजेस के लिए यहाँ पर हम वैक्सीन का इस्तेमाल बड़े स्केल पे करते हैं। यहाँ पर एडिबल वैक्सीन्स जो है वर्क ऑनगोइंग ऑन प्रोड्यूसिंग एडिबल वैक्सीन्स सच एज ट्रांसजेनिक पोटैटोस।
यहाँ पर एडिबल वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि ट्रांसजेनिक पोटैटोज। दिस पोटैटोज कैन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेस लाइक कॉलेरा। यहाँ पर कॉलेरा जैसे जो डिसीजेस हैं इसके अगेंस्ट ये पोटैटो क्या करते हैं बेटा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इफ दिस पोटैटोज आर कुक्ड फॉर कंजप्शन, अगर इसको खाने के लिए पकाया जाए तो पकाने की वजह से देयर इफेक्टिवनेस एज अ वैक्सीन में बी कॉम्प्रोमाइज। अब जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है पोटैटो, उबलता है, तो उस वक्त फिर उसकी जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन के रूप में वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देखो ट्रांसजेनिक पोटैटोज क्या है बेटा, ये ट्रांसजेनिक पोटैटोज। ट्रांसजेनिक पोटैटोज के अंदर यहाँ पर इंजेक्ट वायरस इन द प्लांट के अंदर वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस, ठीक है। अब देन वायरस इन्फेक्ट्स द पीसेस ऑफ द पोटैटो लीव्स, पोटैटो लीव्स के पीसेस को वायरस इन्फेक्ट करता है। उसके बाद एंटायर प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम द लीफ पीसेस कंटेनिंग जीन्स ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस, और पूरा का पूरा प्लांट डेवलप होता है जिसके अंदर ह्यूमन पैथोजेंस के जीन्स रहते हैं। सो कंजप्शन ऑफ रॉ पोटैटोज, ऐसे पोटैटोज अगर कच्चे खाते हैं, हेल्प्स टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पैथोजन, तो उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होने में यहाँ पर हमें मदद होती है। आ गई बात समझ में, यस और नो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमैटोप्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऐसे चीज़ों को जो मतलब हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस करना पॉसिबल होता है। उसके बाद इंटरफेरॉन क्या है बेटा, देखो दिस ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीजेस, यहाँ पर वायरल डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दीज आर प्रोड्यूस इन द ब्लड, हाउएवर नाउअडेज विद हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कोली एक बैक्टीरिया आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, है ना। उसके बाद क्या है बेटा, अपने पास जीन थेरेपी है। क्या है, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है बेटा, देखो बायोटेक्नोलॉजी इनेबल्स जीन थेरेपी फॉर ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। उसके बाद जैसे कि फिनेलकेटोनुरिया, जिसको हम PKU बोलते हैं, कॉज्ड बाय जेनेटिक चेंजेस इन द लीवर के अंदर जेनेटिक चेंजेस की वजह से ये होता है। सो ट्रीटेबल थ्रू सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, इसको ट्रीट किया जाता है किसकी मदद से बेटा, सोमैटिक सेल की मदद से, जिसके अंदर जीन थेरेपी जो है वो फॉलो की जाती है। अब सोमैटिक सेल्स क्या है, ऑल सेल्स इन द बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल्स आर कॉल्ड अ सोमैटिक सेल, है ना। स्पर्म सेल को छोड़ के और फीमेल के अंदर एग सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। अब देखो सी द प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द बायोटेक्नोलॉजी एंड नेम्स ऑफ डिसीजेस दे आर यूज्ड अगेंस्ट। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है और कौन से डिसीज के अगेंस्ट उसको यूज किया जाता है इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि इंसुलिन हम डायबिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में सैमेटोस्टैटिन हम डॉर्फिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, एरिथ्रोपोटिन हम एनीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, फैक्टर VIII हम हेमोफीलिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरल्यूकिन हम कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में इंटरफेरॉन हम वायरल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, है या ना। देखो अब क्या है बेटा, क्लोनिंग का कंसेप्ट आता है ना। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना। इंसानों की भी क्लोनिंग करना पॉसिबल है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी देश ने परमिशन नहीं दी है, बिकॉज दैट इज द इनह्यूमन प्रैक्टिस। देखो क्लोनिंग यानी कि क्या है, प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द क्लोनिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एंटायर रेप्लिका बनाना, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब क्लोनिंग के अंदर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एक टाइप है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अ क्लोन कैन बी प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल विद द एनक्लूटेड ओव्यूम ऑफ एनी बॉडी, thus there is no need of sperm to produce new organism। यहाँ पर क्या है बेटा, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्म की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का सोमैटिक सेल के साथ, और यहाँ पर ओव्यूम जो है वो बनता है और क्लोनिंग पॉसिबल हो पाती है।
ठीक है। उसके बाद देखो थेरापेटिक क्लोनिंग इन्वॉल्व्स डिराइविंग स्टेम सेल्स फ्रॉम लैबोरेटरी के अंदर स्टेम सेल्स को डिराइव किया जाता है। उसके बाद फॉर्म बाय द कंबाइनिंग सोमेटिक सेल न्यूक्लियस विद द इंक्लूडेड एग, है ना। अब ये बेसिकली थेरापेटिक क्लोनिंग लैबोरेटरी के अंदर स्टेम सेल्स की मदद से होती है। दिस स्टेम सेल्स आर यूटिलाइज इन ट्रीटिंग वेरियस डिसीजेस, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जीन क्लोनिंग अलाउज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक जीन। जीन क्लोनिंग जो है वो एक स्पेसिफिक जीन के मिलियंस ऑफ लाखों कॉपीज प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। सो दिस क्लोन जीन्स फाइंड एप्लीकेशन इन जीन थेरेपी एंड अदर पर्पजेस। ये क्लोन किए गए जो जीन्स है इसका एप्लीकेशन हमें अदर पर्पजेस के लिए दिखता है। द क्लोनिंग टेक्निक होल्ड्स द प्रॉमिस फॉर कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेस एंड ट्रेट्स। यहाँ पर क्लोनिंग टेक्निक के अंदर हम इनहेरिटरी डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। हाउएवर वर्ल्ड वाइड अपोजिशन टू ह्यूमन क्लोनिंग एग्जिस्ट ड्यू टू द इथिकल कंसर्न। दुनिया भर के अंदर इंसानों की क्लोनिंग करने में बहुत सारे अपोजिशन है, बिकॉज दिस इज द इन ह्यूमन प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे कोई भी किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन का क्लोन बना के किसी को ठग सकता है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वहां पर क्रिएट हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? यस और नो? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं बेटा। देखो थोड़ा सा चैप्टर बचा है अब, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर जाते हैं थोड़ा सा, है ना। डॉली नाम की एक शिप है जिसका क्लोनिंग किया गया सबसे पहले 5 जुलाई 1996 में। न्यूक्लियस फ्रॉम द अंडरसेल ऑफ द शिप ऑफ फिनडोर्स्ट वैरायटी हैड बीन इंट्रोड्यूस इनटू द इंक्लूडेड ओयम ऑफ द स्कॉटिश शिप। स्कॉटिश शिप के इंक्लूडेड ओयम के अंदर एक न्यूक्लियस को डाला गया एंड उसके बाद देन द ओयम वाज अलाउड टू डेवलप इन द यूटेरस। उसको यूटेरस के अंदर डेवलप करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पर स्कॉटिश शिप एंड थेरेपी टू द डॉली हैड बीन बॉर्न। तो यहाँ पर डॉली नाम की एक जो फिश है, शिप है, वो यहाँ पर बॉर्न हुई है, जो कि आइडेंटिकल है उसके पेरेंट्स के। So it was showing the characters as per the chromosomes in the nucleus and any character of Scottish sheep what was not visible। यहाँ पर स्कॉटिश शिप के कोई भी कैरेक्टर नहीं थे। एज इट इज जो पेरेंट थी उनकी, है ना, जो जिससे डिराइव किया गया था न्यूक्लियस फिनडोर्सेस्ट, उसी की तरह सेम टू सेम वो दिखती थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी वैसे ही थे। हालांकि उनका आवाज, हाइट, रंग, रूप, वजन सब कुछ यहाँ पर हमें सिमिलर देखने को मिलता है। आ गई बात समझ में? उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। क्या है बेटा? व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। देखो सबसे पहले क्या है, देखो वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस। जैसे कि कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम द शुगर मोलासिस विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसजेनिक ईस्ट। ट्रांसजेनिक ईस्ट की मदद से हम अल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट सॉल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स, किस लिए हेल्प करती है बेटा? ये सॉल्व द वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उसके बाद माइक्रोबियल टेक्निक्स, जिसके अंदर यूज फॉर ट्रीटिंग सैवेज एंड सॉलिड वेस्ट। यहाँ पर जो सैवेज है, सॉलिड वेस्ट है, जो कचरा है, उसको ट्रीट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रिवेंट्स ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिक्रीजिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन नेचुरल वाटर बॉडीज। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को नेचुरल बॉडीज के अंदर जाने के प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है ताकि जो एक्वेटिक एनिमल है उनको कम से कम हार्म पहुंचे, ठीक है। सो यहाँ पर कंपोस्टिंग का एक प्रोसेस है। माइक्रोब्स आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट फ्रॉम सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। देखो लार्ज स्केल पे कंपोस्ट को बनाने के लिए यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट जैसे कि बायो रेमेडिएशन, जैसे कि बायो पेस्टिसाइड्स, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर, है ना, एंड बायो सेंसर्स आर इमर्जिंग कंसेप्ट। ये नए उभरते कंसेप्ट है जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बायो रेमेडिएशन क्या होता है इसको भी देखेंगे। इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, जैसे कि पोल्यूटेंट्स यूजिंग प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को एंड ऑयल पोल्यूटेंट को क्लीन करने के लिए इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। जैसे कि फर्म पेट्रिस विटाटा
फॉर एब्जॉर्बिंग द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने के लिए इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंडियन मस्टर्ड फॉर एब्जॉर्बिंग सेलेनियम फ्रॉम सॉइल, सॉइल में से सेलेनियम को एब्जॉर्ब करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सनफ्लावर फॉर एब्जॉर्बिंग यूरेनियम एंड आर्सेनिक, सनफ्लावर का भी इस्तेमाल होता है यूरेनियम एंड आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने के लिए। सो डेनाकोकस रेडियोड्यूरेंस बैक्टीरिया फॉर एब्जॉर्बिंग रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डेब्रिज। ग्रासेस जैसे कि अल्फाल्फा, जैसे कि क्लोवर, जैसे कि राय यूज्ड इन द फाइटो रेमेडिएशन, है ना। इस तरीके के ग्रासेस का भी हम इस्तेमाल करते हैं फाइटो रेमेडिएशन के अंदर। सो बायो रेमेडिएशन का एक ओवरऑल अंदाजा आपको लग चुका होगा। अब क्या है बेटा अपने पास, फूड बायोटेक्नोलॉजी है। क्या है, फूड बायोटेक्नोलॉजी। सो जैसे कि फूड आइटम्स, कौन से फूड आइटम्स बेटा, फूड आइटम्स लाइक द ब्रेड, चीज, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर आर प्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम ऐसे फूड आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उसको खाते हैं। दिस फूड आइटम्स आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट वंस प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि ब्रेड जैसे फूड आइटम्स, उसके बाद में चीज जैसे फूड आइटम्स, वाइन जैसे, बियर जैसे, योगर्ट जैसे, है ना। ये फूड आइटम्स जो है वो एशियन टाइम से, बहुत पुराने समय से हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या होता है बेटा, देखो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक। हर पर्सन का डीएनए सीक्वेंस क्या है, यूनिक है। सो फॉर दैट पर्पज due to this, identity of any person can be established with the help of the available DNA. This is called the DNA fingerprinting. अब DNA की मदद से किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इट मेनली यूजफुल इन द फॉरेंसिक साइंसेस, फॉरेंसिक साइंस के अंदर, क्रिमिनल कंडीशंस के अंदर इसको यूज किया जाता है ना। सो आइडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल कैन बी इस्टेब्लिश विद हेल्प ऑफ द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द बॉडी फाउंड एट द साइट ऑफ द क्राइम, है ना। क्राइम साइट पे कोई भी पार्ट अगर मिला है बॉडी का, और कोई भी नाखून है, कोई बाल है, कोई भी कुछ भी है, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो पर्सन कौन है। Similarly, identity of father of any child can be established. This research is performed in the Center for DNA Fingerprinting at Diagnostic हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर ये रिसर्च होती है कि किसी बच्चे का फादर कौन है, ये पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो यहाँ पर एक और कंसर्न है अपने पास। क्या कंसर्न है बेटा, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पॉइलेज इन द ओशियंस। ओशियन के अंदर जब सब बड़े बड़े जहाज से जब ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ऑयल लीकेज वहाँ पर होता है, और जहाँ पर भी ऑयल लीकेज होता है तो एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। तो इसको क्लीन करने के लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। इफ द ऑयल स्पॉइलेज ऑकर्स इट एडवर्सली अफेक्ट द मरीन लाइफ। नाउ क्लीनिंग द ओशन विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरमेंट इज द चीपर वे हैज बिकम पॉसिबल विद हेल्प ऑफ द ऑयल डाइजेस्टिंग फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया, जो कि फैट को पचाते हैं, ऑयल को खाते हैं और खुद को फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को छोड़ा जाता है ना। इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हैड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड द यूज ऑफ माइक्रोब्स। इन्होंने सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि हम ऐसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके ऑयल स्पॉइलेज को कम कर सकते हैं। द नेचुरली द क्रेडिट फॉर दिस डिस्कवरी गोज टू हिम। इस डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है बेटा, आनंद मोहन चक्रवर्ती नाम के साइंटिस्ट को जाता है। इसलिए इंडियन साइंटिस्ट को हमें कभी भी नहीं भूलना है। आ गई बात समझ में, यस और नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो यहाँ पर हम 3 टाइप के रिवॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद में क्या है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसके बाद में क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना। 1 बाय 1 किस तरीके से काम करता है इसको हम देखेंगे। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ना, यानी कि बिगेन एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी।
20वीं शताब्दी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हुआ, ठीक है। इसके अंदर पर्टिकुलर अफेक्ट द अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर जो अंडर डेवलप कंट्रीज थे या फिर डेवलपिंग जो इंडिया जैसे कंट्रीज थे, यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हुआ। उस कंडीशन में यहाँ पर वेरियस मेथड्स अप्लाइड टू मैक्सिमाइज यील्ड फ्रॉम मिनिमम लैंड। यहाँ पर अलग अलग मेथड को अप्लाई किया गया कि कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को हम ग्रो कर पाए। सो इंक्लूड्स यूज ऑफ डॉर्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वाटर मैनेजमेंट। यहाँ पर हम राइस, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की मदद से हम अलग अलग वैरायटीज को डेवलप करने में सक्षम हुए। सो लेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन। इस वजह से क्या हुआ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, लार्ज पॉपुलेशन को भूखमरी से बचाना पॉसिबल हुआ। सो कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है बेटा, नॉर्मन बोरलैंग यूएसए, है ना, और ये यूएसए के एक व्यक्ति है, और उसके साथ साथ डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो कि इंडिया से आते हैं। इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के लिए। आ गई बात समझ में। उसके बाद देखो रिसर्च लैबोरेटरीज कौन सी है अपने पास। सबसे पहली एंगेज इन डेवलपिंग न्यू क्रॉप वैरायटीज, नए नए क्रॉप वैरायटीज को डेवलप करने के लिए एंगेज होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर IARI भी है। उसके साथ साथ नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नागपुर के अंदर नेशनल सिट्रस इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड नेशनल पोमीग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द सोलापुर, है ना। ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं और ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर डेयरी रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वर्गीस कुरियन ट्रांसफॉर्म इनटू द मेन स्ट्रीम बिजनेस थ्रू द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने ही, वर्गीस कुरियन ने ही सबसे पहले आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल का गठन किया और बहुत सारे फार्मर्स को, बहुत सारे दूध प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स को इकट्ठा करके कोऑपरेटिव मूवमेंट को शुरू किया, ठीक है। सो आनंद इन गुजरात बिकम लीडिंग हब इन द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट। यहाँ पर अचीवमेंट क्या है बेटा, सेल्फ सफिशिएंटी इन द डेयरी प्रोडक्शन, दूध के प्रोडक्शन के लिए, दूध से रिलेटेड बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाए। उसके साथ साथ कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, क्वालिटी को मेंटेन रखा गया। डेवलपिंग न्यू डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, यहाँ पर नए डेयरी प्रोडक्ट्स को एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को डेवलप किया गया। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रेफरेंस फॉर लोकल वाइल्ड वैरायटीज। देखो जैसे कि लोकल वाइल्ड वैरायटीज ऑफ ऑफन हैव अ यूनिक फ्लेवर्स, लोकल वैरायटीज के यूनिक फ्लेवर रहते हैं, है ना, एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी ज़्यादा रहता है। दे आर ऑफन मोर रिजिलेंट टू द लोकल एनवायरमेंट कंडीशंस एंड रिक्वायर फीवर पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर कम से कम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं। सपोर्टिंग लोकल डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन गेनिंग इंपॉर्टेंस। आ गई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ब्लू रिवॉल्यूशन है। क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन डेफिनेटली किसके रिगार्डिंग है, पीसी कल्चर के अंदर है, यानी कि फिश फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूजिंग वाटर रिसोर्सेस, यहाँ पर अलग अलग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया गया वाटर रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके। कॉमन प्रैक्टिस in East Asian countries with the farm ponds and fish cultivation, expansion beyond fishes and shrimps। उसके साथ साथ फोकस ऑन कल्टिवेटिंग अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके साथ साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या 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 थे बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नील क्रांति मिशन 2016 में, NKM16 जिसको हम बोलते हैं, इससे प्रमोट किया गया पीसी कल्चर को। उसके साथ साथ ऑफर्स सब्सिडीज रेंजिंग फ्रॉम 50% टू द 100%, इनकरेज पार्टिसिपेशन। यहाँ पर सब्सिडीज ऑफर की गई ताकि लगभग 50% से लेके 100% तक, ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन पीसी कल्चर के अंदर इनकरेज हो सके, बढ़ सके। आ गई बात समझ में। अब हम क्या देखेंगे बेटा, स्कोप को देखेंगे। स्कोप क्या है, मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरी कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस लाइक रोहू, कटला अलॉन्ग विद द श्रिम्प एंड लोबस्टर। यहाँ पर फ्रेश वाटर स्पीस जैसे कि रोहू, कटला, इनके भी कल्टीवेशन यहाँ पर बड़े स्केल में किए जाने लगे। आ गई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या देखेंगे हम, फर्टिलाइजर्स कौन से इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक
मैन्योर एंड दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर आर कॉमनली यूज इन द एग्रीकल्चर। अब ऑर्गेनिक मैन्योर के भी कुछ बेनिफिट है और केमिकल मैन्योर केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी कुछ बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करता है बेटा, improves soil water holding capacity and formation of upper soil layer। यहाँ पर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है और अपर सॉइल लेयर जो है वो भी यहाँ पर फॉर्म होती है। सो ह्यूमस फॉर्मेशन काफी ज्यादा जरूरी है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो ह्यूमस फॉर्मेशन इनरिचेस द सॉइल इसेंशियल एलिमेंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये ह्यूमस क्या देता है बेटा सॉइल को, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे इंपॉर्टेंट चीजें देता है प्लांट को। सो रोल ऑफ अर्थवर्म इन द फंगाई, फंगाई का और अर्थवर्म का क्या रोल है, देखो अर्थवर्म्स एंड फंगाई कंट्रीब्यूट्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स टू क्रॉप्स। यहाँ पर अर्थवर्म एंड फंगाई क्रॉप्स को जो इसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। जैसे कि सॉइल लेस फार्मिंग जिसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर क्या क्या होते हैं, देखो एक्सेसिव यूज डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, ज्यादा इस्तेमाल करने से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, लीडिंग टू द लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट्स। और लॉन्ग टर्म में सॉइल जो है वो खराब हो सकती है और आगे चल के फ्यूचर में कोई भी वहां पर क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर का क्या है बेटा, डिसएडवांटेज है। अब दूसरा क्या है अपने पास, इंसेक्टिसाइड्स है। क्या है, इंसेक्टिसाइड्स। सो प्लांट इम्यूनिटी हैव अ नेचुरल इम्यूनिटी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्लांट के पास नेचुरल इम्यूनिटी रहती है, लेकिन कुछ अनकंट्रोल यहाँ पर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड की वजह से despite natural allies like the frogs and insectivorous bloods, insecticides are used extensively to increase the yield। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल यील्ड को इंक्रीज करने के लिए होता है और ये काफी ज्यादा हार्मफुल माना जाता है। सो नेचर ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आर इसेंशियली पॉइजन्स। पेस्टिसाइड क्या है बेटा, जहर है, ठीक है। वो किसी इंसान को भी मार सकते हैं और किसी फ्रॉग जैसे, माइस जैसे एनिमल्स को भी मार सकते हैं। दे एंटर द फूड वेब थ्रू द वाटर एंड फूड लीडिंग टू द बायो मैग्निफिकेशन। ये फूड वेब के अंदर आते हैं बायो मैग्निफिकेशन की प्रोसेस की मदद से। डेंजरस पेस्टिसाइड्स जैसे कि वेरियस पेस्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी, मैलेथियन, उसके बाद में क्लोरोफेरस, उसके बाद हैव बीन प्रूवन टू बी हजार्डस। ऐसे अलग अलग पेस्टिसाइड्स को हजार्डस यहाँ पर बताया गया है। आ गई बात समझ में, यस और नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोडक्ट्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटी। जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। केमिकल फर्टिलाइजर्स का एंड पेस्टिसाइड्स का इंसानों के ऊपर काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स लाइक द सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन आर बिकमिंग सीरियस। सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। फार्मर्स आर टर्निंग टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग टू एड्रेस दिस इशूज़। फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स बैनिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर्स को एंड पेस्टिसाइड्स को यहाँ पर बैन किया जाता है। सो इट प्रमोट्स द यूज ऑफ लोकल स्टडी प्लांट वैरायटीज टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। इसके अंदर लोकल वैरायटीज ऑफ प्लांट को यूज किया जाता है नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ट्रांजिशनिंग टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सीन एज अ पॉजिटिव डिसीजन। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है इंसानों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एपीकल्चर। क्या है बेटा, एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर क्या है, देखो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग हनी इन्वॉल्व्स ड्राइविंग अवे बीज विद द स्मोक एंड कटिंग द हीव कॉजिंग हीव डिस्ट्रक्शन एंड बी डेथ्स। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या किया जाता था बेटा, स्मोक को बनाया जाता था, स्मोक की वजह से बीज वहां से हट जाती थी, उसके बाद हीव को काट दिया जाता था और बहुत सारे मधुमक्खियां वहां पर मरती थी। लेकिन दिस इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, एन अल्टरनेटिव मेथड टू कलेक्ट द हनी विदाउट हार्मिंग द हीव और bees. Using artificial bee boxes allows for efficient honey collection while preserving bees colonies. देखो आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस की मदद से यहाँ पर हनी का कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है एंड उस वजह से दिस मेथड मिनिमाइज द डिसरप्शन
यहाँ पर बीज जो है वो मरती नहीं है, उनका हैबिटेट जो है वो सेफ रहता है एंड सपोर्ट द सस्टेनेबल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पर सस्टेनेबल बी कीपिंग प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। एडाप्टेशन ऑफ आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस प्रमोट्स बी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल हनी प्रोडक्शन। यहाँ पर आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस क्या करती है बेटा, सस्टेनेबल बी कंजर्वेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। उसके साथ साथ लास्ट जो अपना कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट है, क्या है बेटा, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। यहाँ पर क्या होता है, देखो, इंडिया हैज बीन गिफ्टेड विद ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। भारत के पास बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हमारे पास मौजूद हैं। इंडियन सिटीजन्स हैव इस्टेब्लिश द हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द नेचर। भारतीय सिटीजन्स ने नेचर के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखा है पहले से ही। वी हैव ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा, हमारे पास आयुर्वेदा का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है ना। सो दैट कर्सेस द डिसीजेस विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल सोर्सेस, वो डिसीजेस को क्योर करता है नेचुरल सोर्सेस की मदद से। ड्यूरिंग अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। पुराने ज़माने में मेडिसिनल प्लांट्स को फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जाता था, लेकिन नाउअडेज फॉरेस्ट दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। सो हाउएवर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया मेडिसिनल प्लांट्स आर बिकमिंग रेयर, इसलिए मेडिसिनल प्लांट्स बहुत रेयर बन चुके हैं। हेंस मेडिसिनल प्लांट्स आर बीइंग कल्टीवेटेड, इसलिए मेडिसिनल प्लांट को भी यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड, क्या है बेटा, फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट आर यूज टू मेक द वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक द चॉकलेट, जूसेस, जाम्स एंड जेलीज। फ्रूट को अलग अलग प्रोसेस को बनाने के लिए, कैरी आउट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है, जैसे कि जाम, जेलीज, चॉकलेट्स। उसके साथ साथ सिंस फ्रूट्स आर पेरिशेबल दे रिक्वायर अ प्रोसेसिंग टू एक्सटेंड देयर शेल्फ लाइफ। यहाँ पर फ्रूट जो है वो पेरिशेबल रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो इसलिए उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनको फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। फ्रूट प्रोसेसिंग मेथड इंक्लूड्स, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है, ड्राइंग है, सुखाना है, उसके बाद में सॉल्टिंग है, नमक लगा के रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, उसके बाद में प्रिपेयरिंग मुरब्बा एंड इवेपोरेटिंग, ठीक है। यहाँ पर शुगर का भी इस्तेमाल किया जाता है। These methods ensure that fruits can be preserved and used throughout the year. इस मेथड की वजह से फूड को प्रिजर्व करके पूरे साल भर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रूट प्रोसेसिंग इनेबल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग ऑफ द सीजन। इट हेल्प्स रिड्यूस द फूड वेस्ट एंड इंश्योर द स्टेडी सप्लाई ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। इस वजह से क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर कंज्यूमर को जो फ्रूट का जो सप्लाई है वो वहां पर रहता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। यहाँ पर अपना चैप्टर क्या होता है बेटा, खत्म होता है। और अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए। एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है, काफी डिटेल में वन शॉट लेक्चर के अंदर हमने पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।